रक्तदान। अब से पहले हमने अपने रुधिर एवं रुधिर समूह ब्लड एवं ब्लड ग्रुप के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट और सेकंड में रुधिर वर्ग, रक्तदान की आवश्यकता एवं के प्रकार, रक्तदान के चरण के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत रुधिर का संगठन देखा। सभी के दो पार्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा है, उसको एक बार 5 मिनट में रिवाइज करते हैं और आगे की जानकारी को समझेंगे। रुधिर के बारे में पढ़ा था। लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक रुधिर कहलाता है, जो कि शरीर में स्थित रुधिर के नलिकाओं में के बहता है, जिसका 95% भाग जल, शेष 5% भाग में रुधिर कणिका प्लाज्मा की उपस्थिति होती है। वैज्ञानिक लैंडस्टीनर के द्वारा रुधिर में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर को 4 भागों में वर्गीकृत किया, जिन्हें रुधिर वर्गों के नाम से जाना जाता है, जो कि होते हैं 4 A, B, AB और O। चारों ही के रुधिर वर्गों के अंतर्गत रुधिर वर्ग A के अंतर्गत एंटीजन एंटीबॉडी B की उपस्थिति होती है। यह A और O रुधिर वर्ग से रुधिर ले सकता है एवं A और AB रुधिर वर्ग को रुधिर दे सकता है। इसी प्रकार रुधिर वर्ग B में एंटीजन B एंटीबॉडी A की उपस्थिति होती है, B और O से रुधिर ले सकता है एवं B और AB को रुधिर दे सकता है। रुधिर वर्ग AB में एंटीजन A और B के दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज का अभाव होता है। यह सभी रुधिर वर्ग AB और O सभी से रुधिर ले सकता है, लेकिन केवल AB रुधिर वर्ग को ही रुधिर दे सकता है। यह सभी रुधिर वर्गों से रुधिर ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही रुधिर वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। रुधिर वर्ग O, जिसके अंतर्गत कि एंटीजन्स का अभाव होता है, लेकिन एंटीबॉडी और B के दोनों पाए जाते हैं। सभी रुधिर वर्गों को रुधिर दे सकता है, लेकिन केवल O रुधिर वर्ग से रुधिर ले सकता है। इसे सर्व के दाता रुधिर वर्ग और शून्य रुधिर वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात आती है कि हमारे सफल रक्तदान के लिए कि रक्तदान क्या होता है। एक व्यक्ति के रुधिर को, एक स्वस्थ व्यक्ति के रुधिर को रोगी व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित करना ही रक्तदान कहलाता है। रक्तदान के लिए सबसे के पहले हमें के रक्तदाता की आवश्यकता होती है। रक्तदान के लिए हमें सबसे पहले रक्तदाता की आवश्यकता होती है, यानी कि सबसे पहले रुधिर को संग्रहित किया जाए और उसके बाद उसको रोगी के शरीर में स्थानांतरित किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी दी गई कि रक्तदान की प्रक्रिया के लिए, जो कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, इसके लिए सबसे पहला काम किया जाता है रक्त का संग्रहण। दूसरा काम किया जाता है रक्तदान संपन्न कराना। रक्त के संग्रहण से पूर्व रक्त को इकट्ठा करो, उससे पूर्व जो रक्तदाता है, रक्त के देने वाला है, उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद कैनुला के माध्यम से उस रक्तदाता के शरीर से रुधिर को निकाल करके निर्जमीकृत थक्कारोधी थैलियों के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है। जिन के थक्कारोधी थैलियों में रक्त को संग्रहित किया जाता है, उनमें भरा हुए रक्त में किसी प्रकार के जीवाणु वृद्धि ना करें और कोशिकाएँ उपापचयी क्रियाएँ के करती रहें, इसके लिए इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। इसके बाद होता है काम, रक्त को करने के बाद हमारी अगली कि जो के संग्रहित किया हुआ दाता के द्वारा दिया हुआ रक्त है या संग्रहित किया हुआ रक्त होता है, उस रक्त की जांच की जाती है, जिसके अंतर्गत रक्त का रुधिर वर्ग, RH एंटीजन, HIV, हेपेटाइटिस इत्यादि कई प्रकार की जांचें उसके संग्रहित के रक्त की जाती हैं। रक्त के संग्रहण के बाद में रक्त दाता को चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है। यदि उसके साथ किसी के प्रकार की रक्त दाता को रक्तदान करने के बाद कोई रिएक्शन होता है, तो वो डॉक्टर की निगरानी में रख कर के उसका उपचार किया जाता है। अगला बताया गया रक्तदान के अंतर्गत सबसे पहले रक्त को संग्रहित किया, तो दूसरा काम होता है रक्तदान करना।
दान की प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए रोगी को रक्त देने से पूर्व रोगी और दाता के रक्त का मिलान किया जाता है कि यह रोगी के लिए स्वीकार्य रुधिर वर्ग है या नहीं। तत्पश्चात संग्रहित रक्त को रोगी को चढ़ाने से पूर्व लगभग 30 मिनट के पहले उन कोल्ड स्टोरेज में से भंडारण कक्ष में से निकाल करके सामान्य ताप पर रखा जाता है और अंततः सरात्मक रूप से कैनुला की सहायता से रक्त को रोगी के शरीर में स्थानांतरित किया जाता है। रोगी को जब रक्त के चढ़ाया जाता है, यह कार्य भी चिकित्सक की निगरानी में होता है। यदि रोगी को रक्त चढ़ाते समय के ठंड लगती है या बुखार आता है या उल्टी के लगती है या ब्लड प्रेशर घटिया बढ़ जाता है, हृदय, तो इसे डॉक्टर की स्थिति में उसी अनुसार उपचार किया जाता है। तो रक्तदान के समय ये बात आ गई कि समझ में रक्तदान की प्रक्रिया के समय पर हमें किन किन रक्तदान की प्रक्रिया के समय पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। रक्तदान के समय पर हमें दाता और रोगी दोनों के रुधिर का मिलान करना जरूरी होता है। तत्पश्चात दाता के रक्त में किसी प्रकार के रोगाणु इत्यादि तो नहीं है, इसकी भी मिलान करना जरूरी होता है। रक्त जो है दोनों के रुधिर वर्गों का RH एंटीजन का हानिकारक के पदार्थों की जांच की जाती है। संग्रहित किए हुए रक्त को आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही प्रशिक्षित के भंडार में रखा जाता है और यदि किसी भी स्थिति में जो संग्रहित किया हुआ रक्त यदि वो दूषित हो जाता है तो ऐसे दूषित रक्त को रक्तदान प्रक्रिया में उपयोग में नहीं लिया जाता है। अगली जानकारी के रक्तदान प्रक्रिया के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है दाता के द्वारा रक्त दिया जाए। किसके द्वारा? दाता के द्वारा रक्त दिया जाए। तो कौन व्यक्ति रक्त के दे सकता है? रक्त के स्वेच्छा से दिया जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस रक्त का भी व्यापार करते हैं, मतलब अपने रक्त को बेच देते हैं। जो नशेड़ी होते हैं, अधिक नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भी रक्त को बेचा जाता है। एक होता है रक्तदान, स्वेच्छा से बिना किसी पैसे के हम एक स्वस्थ व्यक्ति हमारे द्वारा या स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा बिना किसी पैसे लिए स्वेच्छा से अपने रक्त को रोगी व्यक्ति की जीवन रक्षा के लिए दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नाम देते हैं रक्तदान। तो रक्तदान कौन कर सकता है? बात आती है आप सभी के बच्चों में से ये पूछा जाता है कि रक्तदान सर कौन कर सकता है? क्या हम रक्तदान कर सकते हैं? जी हाँ, कोई भी बच्चा हो चाहे बड़ा हो। कहने का अर्थ 18 से 60 वर्ष की आयु के बच्चे जो होते हैं, 18 से 60, 18 से जो पुरुष और महिला, तो कहने का मतलब कि छोटे बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते। जिन पुरुष और के महिलाओं की आयु लगभग 18 से 60 वर्ष की हो, शरीर का वजन लगभग 45 किलो हो, कम से कम 45 किलो वजन हो, जिसने पिछले 3 माह से रक्तदान नहीं किया हो, पिछले 3 माह से रक्तदान नहीं किया हो, जो 3 माह से रक्तदान नहीं किया हो, जो हेपेटाइटिस
HIV से ग्रसित यानी एड्स, ब्लड कैंसर, टीबी रोगों से ग्रसित हो वह रक्तदान नहीं कर सकता है। रक्तदान जिस व्यक्ति का सामान्य ताप लगभग 37.5 डिग्री सेल्सियस हो, सामान्य ताप कितना हो 37.5 डिग्री सेल्सियस, जिसका हीमोग्लोबिन तापमान, शरीर का तापमान रक्त में हीमोग्लोबिन लगभग 12.5 हो, वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो रक्तदान कौन कर सकता है? ये छोटे बच्चे, कहने का मतलब केवल 18 से 60 वर्ष की आयु वाले स्त्री पुरुष रक्तदान कर सकते हैं, जिनका वज़न कम से कम 45 किलो हो। पता लगा उम्र तो साहब के 35 साल का है, लेकिन वज़न के 40 किलो ही है, तो डॉक्टर के द्वारा उसका वज़न देख करके रक्त नहीं लिया जाता है, वह व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है। तो जिस महिला पुरुष की आयु लगभग 18 से 60 वर्ष की हो, वज़न लगभग 45 किलो हो, पिछले 3 माह ना कह करके, और मैं ये कह दूं कि 6 माह से रक्तदान ना किया हो, शरीर का तापमान लगभग 37.5 डिग्री सेल्सियस हो, हीमोग्लोबिन लगभग 12.5 हो, रुधिर दाब सामान्य हो, रुधिर दाब कैसा हो? सामान्य हो। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति डॉक्टर की निगरानी में रक्तदान कर सकता है। जो व्यक्ति इन रोगों से ग्रसित हो, हेपेटाइटिस है, एड्स है, हीमोफीलिया है, ब्लड कैंसर है, टीबी है इत्यादि से ग्रसित हो, वह व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है। और अगली बात कि रक्तदान जो है इसमें वह के व्यक्ति भी रक्तदान नहीं कर सकता है जिसका पिछले 6 माह के भीतर, जिसका लगभग पिछले 6 माह के भीतर कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, वह व्यक्ति भी रक्तदान नहीं कर सकता है। रक्तदान जो होता है डॉक्टर की निगरानी में होता है, और रक्तदान करने के पश्चात इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि 24 घंटे के भीतर ऐसे व्यक्ति को जूस है, दूध है के तरल पदार्थ अधिक से अधिक दिए जाएं। वह व्यक्ति व्यायाम या अधिक श्रम वाला कार्य ना करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रक्तदान हमेशा लाइसेंस युक्त ब्लड बैंक में ही करना चाहिए। बात समझ गए होंगे। हमारे द्वारा किसी भी के दुकान पे जा कर के हमने क्या अपना रक्त दान किया, पता लगा अपन ने तो दान किया, उसने बेच दिया। उस दुकान के द्वारा जिसके पास लाइसेंस ही नहीं था, उसने हमारे रक्त को जो हमने किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन रक्षा के लिए निःशुल्क दिया गया, उस रुधिर को उनके दुकानदार द्वारा फिर क्या पैसे में बेच दिया गया, तो हमारा दिया गया दान सफल नहीं हुआ। तो स्पष्ट बात है कि रक्तदान हमेशा लाइसेंस ब्लड बैंक में ही करना चाहिए। तो हमने देख लिया पिछले आयु रक्तदान के लिए आवश्यक शर्तें कि कौन व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और कौन व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है। सामान्य सी बात है, एक बार में याद रखो कि जिस स्त्री पुरुष महिला का वज़न हो का उम्र हो 18 से 60 वर्ष, वज़न हो लगभग 45 किलो, जिसने पिछले 3 माह से कोई रक्तदान ना किया हो, शरीर का सामान्य ताप रक्तदान करते समय लगभग 37.5 डिग्री सेल्सियस हो, हीमोग्लोबिन लगभग 12.5 हो, रुधिर दाब सामान्य हो, रुधिर दाब क्या हो? सामान्य हो, ऐसा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। फिर रक्तदान कहाँ किया जाए? लाइसेंस युक्त ब्लड बैंक में ही रक्तदान किया जाए। फिर कौन व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है? वह व्यक्ति जिसका पिछले 6 माह में कोई बड़ा ऑपरेशन ना हुआ हो, बड़ा ऑपरेशन ना हुआ हो, वह व्यक्ति जिसका पिछले 6 माह में यदि कोई के बड़ा ऑपरेशन हुआ है
वह व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। जो हेपेटाइटिस एड, ब्लड कैंसर, टीबी इत्यादि रोगों से ग्रसित हो वह व्यक्ति भी रक्तदान नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति का ताप इतना उस समय सामान्य ना हो, हीमोग्लोबिन कम हो, रुधिर दाब के सामान्य ना हो, ऐसा व्यक्ति भी रक्तदान नहीं कर सकता है। तो बात आती है रक्तदान से क्या फ़ायदा होता है। अरे रक्तदान से एक रोगी व्यक्ति को जीवन मिलता है, क्योंकि हमें मालूम है कि रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक व्यक्ति के जीवन रक्षा के लिए रक्तदान की आवश्यकता होती है। अरे के जीवन रक्षा दुनिया में हमारे हिंदुओं के अनुसार सबसे बड़ा दान गोदान बताया गया है, लेकिन वास्तविकता में सबसे बड़ा दान हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी के धर्म या जाति का हो, दुनिया में सबसे बड़ा दान जीवन दान है। और इसके जीवन दान के देने के लिए हमारे द्वारा यदि उसके रोगी को रक्त के दिया जाए तो वो एक जीवन दान देने के समान होगा, क्योंकि उस रोगी व्यक्ति को जिसे रक्त की आवश्यकता है, रक्त मिलते ही एक के जीवन मिल जाएगा। तो रक्तदान महादान। और दूसरा दान बताया गया है नेत्रदान। मरने के बाद भी इस दुनिया को आँखों से देखना है। खुद तो मर जाएंगे, मरने के बाद में हमारे शव को या तो दफना दिया जाता है कि जला दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हमारे द्वारा नेत्रदान किया जाए, क्योंकि मरने के बाद भी हमारी आँखें लगभग 6 घंटे तक जीवित रहती हैं, तो मरने के बाद में यदि हमारी आँखों को नेत्र निकाल करके डॉक्टरों को दी जाए, डॉक्टर को उसे जिस व्यक्ति को नेत्र की आवश्यकता लगा दिया जाएगा, तो वह व्यक्ति हम तो क्या मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद भी हम इस दुनिया को देख पाएंगे दूसरे के शरीर में लग करके। तो नेत्रदान महादान, तो रक्तदान भी महादान। अगली जानकारी आती है अब हमें कि रुधिर वर्गों की जानकारी से क्या फ़ायदा हुआ। तो बात अब स्पष्ट हो चुकी है। रुधिर वर्गों की जानकारी से ये फ़ायदा हुआ कि रक्त देना सफल रहा, रक्तदान की प्रक्रिया सफल रही, व्यक्ति को जीवन दान देना संभव हो पाया। जो व्यक्ति क्या नवजात शिशु होते हैं जो कि रुधिर लयनता से ग्रसित होते हैं, उनके रुधिर के लयनता से ग्रसित नवजात शिशु का इलाज करना संभव हो पाता है। पैतृकता संबंधी के विवादों का हल करना संभव हो पाता है और आनुवंशिक रोगों का इलाज करना संभव हो पाया है। तो सफल रक्तदान के लिए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमें सबसे पहले रुधिर वर्गों का ज्ञान होना जरूरी होता है। आगे की जानकारी अब हमारे लिए आती है, वो ये है कि हमने अब तक अपने 2 पार्ट फर्स्ट और सेकंड में पढ़ी हुई जानकारियों को देखा, साथ ही ये देखा कि रक्त के दान कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो अगली के बाद रक्तदान की प्रक्रिया को संपन्न होना देखा। अगली जानकारी हमारे लिए आती है कि सफल रक्तदान प्रक्रिया के लिए वैज्ञानिक लैंडस्टीनर के द्वारा हमें रुधिर वर्गों का ज्ञान प्रदान किया गया। और रुधिर वर्गों का ज्ञान जब हमें हो गया तो अब क्या निश्चित है, जो व्यक्ति जिस रोग से ग्रसित, जिस व्यक्ति को जिसके रुधिर वर्ग की आवश्यकता है, जो एक रोगी व्यक्ति का रुधिर वर्ग है, उसी के रुधिर वर्ग के अनुसार उसे एक रक्तदाता के द्वारा दिए गए रक्त को या संग्रहित किए गए के रक्त को उस रोगी व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे उसकी जीवन रक्षा संभव हो पाती है। लेकिन हम क्या बात करें, मान लिया हमने एक ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है, रुधिर वर्ग क्या है उसका, अब उदाहरण से अपनी बात को समझ रहे हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ के जाते हैं। तो निश्चित है उसके रुधिर में रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति जो कि रोगी है, कैसा व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, जिसमें एंटीजन ए की उपस्थिति है, जिसके रुधिर में किसकी उपस्थिति है, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी की उपस्थिति होती है।
इसके लिए स्वीकार रुधिर वर्ग, इसके लिए स्वीकार रुधिर वर्ग जो होता है वह ए और ओ होता है। ए का अर्थ है रुधिर में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी पहुंचेगा। ओ का अर्थ है कि इसके रुधिर में एंटीजन एक भी नहीं पहुंचेगा और एंटीबॉडी ए और बी दोनों पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे कि एंटीजन ए एंटीबॉडी ए से क्रिया कर सकता है, लेकिन एंटीबॉडी बी के लिए कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है। तो ये आराम से एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्रियाएं नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ए और ओ रुधिर वर्ग का रुधिर दिया जाए तो वह व्यक्ति जीवित रहेगा, उसकी जीवन रक्षा संभव हो पाएगी। लेकिन मान लिया उस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है, उसके रुधिर में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी की उपस्थिति है। यदि इस रोगी को बी रुधिर वर्ग का रुधिर दिया जाए, किसका रुधिर वर्ग? बी रुधिर वर्ग का रुधिर दिया गया जो कि अस्वीकार है, तो निश्चित है रोगी व्यक्ति के शरीर में एंटीजन बी और एंटीबॉडी क्या पहुंचेगा? ए पहुंचेगा। सही है कि नहीं है? सही है। यदि ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिसके रुधिर में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी की उपस्थिति है, उसे बी रुधिर वर्ग का रुधिर दिया जाए तो उसके रुधिर में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पहुंच जाते हैं। एंटीजन पहले से मौजूद था ए, अब पहुंच चुका है एंटीजन बी। एंटीबॉडी मौजूद था बी, अब एक और एंटीबॉडी पहुंच चुका है ए। जब ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में रुधिर में एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए और रुधिर में एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी एक दूसरे से क्रिया कर लेते हैं। इस एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं एक दूसरे से क्रिया करते हैं, इसे एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया कहते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया कहते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया होने से यानी एंटीजन्स और एंटीबॉडी एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसे एंटीजन्स एंटीबॉडी परस्पर क्रिया कहते हैं। ऐसा होने से रुधिर कणिका लसलसी और चिपचिपी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रुधिर कणिका लसलसी और चिपचिपी हो जाती हैं। यह प्रक्रिया परस्पर क्रिया होने से रुधिर कणिकाएँ लसलसी चिपचिपी, रुधिर कणिकाएँ लसलसी एवं चिपचिपी हो जाती हैं। चिपचिपी हो जाती हैं। यह घटना रुधिर समूहन कहलाती है। क्या कहलाती है? रुधिर समूहन कहलाती है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब हमारा रक्तदान करना, रक्त को रोगी के शरीर में पहुंचा करके बल्कि हमने उसे ज़िंदगी देने की बजाय मार दिया। तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि जिस रोगी को रक्त की आवश्यकता है उसे रक्त देने से पूर्व ये कि जांच लें कि यह जो रुधिर रोगी को दिया जा रहा है यह उसके लिए स्वीकार्य है या नहीं है। तो स्वीकार रुधिर वर्ग ए वाले के लिए तो ए और ओ का ही होता है और कोई सा रुधिर वर्ग स्वीकार्य नहीं होता है। दोबारा देख लें, एंटीजन्स एंटीबॉडी परस्पर क्रिया किसे कहते हैं? जब एंटीजन ए के साथ एंटीजन बी और एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी ए सामान्य स्थिति में पाए जाते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को अस्वीकार रुधिर दिया जाता है, ये बात तो हमने उदाहरण से बताई है, बिना उदाहरण के भी जब किसी व्यक्ति को क्यों हमने उदाहरण से क्या समझ लिया तो अपनी बात को लिख सकते हैं अपन कि जब किसी व्यक्ति को अस्वीकार रुधिर दिया जाता है तो रुधिर में एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी पहुंच जाते हैं, जिससे एंटीजन्स और एंटीबॉडी एक दूसरे से क्रिया कर लेते हैं। इसे एंटीजन्स एंटीबॉडी परस्पर क्रिया कहते हैं। एंटीजन्स एंटीबॉडी परस्पर क्रिया होने से रुधिर कणिकाएँ लसलसी और चिपचिपी हो जाती हैं, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। यह घटना रुधिर समूहन कहलाती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है।
उसी बात को कह देता नहीं नहीं नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। जी हाँ, आप उदाहरण से समझा सकते हो। माना किसी रोगी का रुधिर वर्ग ए है, उसके रुधिर में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी सामान्य स्थिति में पाए जाते हैं, लेकिन जब इस रोगी व्यक्ति को रुधिर वर्ग बी का रुधिर दिया जाता है तो उसके रुधिर में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पहुंच जाते हैं, जिससे ये एंटीजन्स और एंटीबॉडी एक दूसरे से क्रिया कर लेते हैं। यही एंटीजन्स एंटीबॉडी परस्पर क्रिया कहलाती है। एंटीजन्स एंटीबॉडी परस्पर क्रिया होने से शरीर में क्या होता है? एंटीजन्स एंटीबॉडी परस्पर क्रिया होने से रुधिर कणिकाएं लसलसी और चिपचिपी हो जाती हैं, जिससे रोगी की रुधिर का बहना बंद और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये बात स्पष्ट होगी हमारी कि रुधिर के किसी भी रोगी को यदि रक्त देना है, यानी रक्तादान की प्रक्रिया हमारी सफल रहे, इसके लिए रक्त देने से पूर्व रोगी और स्वस्थ दाता दोनों के रुधिर वर्गों का मिलान जरूरी है। सीधी भाषा में कहूँ कि रक्तादान की प्रक्रिया के लिए, सफल रक्तादान के लिए किसका? रुधिर वर्गों का ज्ञान होना जरूरी होता है। किसका ज्ञान होना? रुधिर वर्गों का ज्ञान होना जरूरी होता है। अगली जानकारी हमारे द्वारा ली जाएगी। यही काम होता है माँ के गर्भ में। कैसे? अगली जानकारी हम लें इसके अंतर्गत RH एंटीजन। यह RH एंटीजन क्या है? हमने मान लिया एक रोगी व्यक्ति का रुधिर वर्ग है ए, इसे ए दाता के द्वारा रुधिर को दिया गया। देने के बाद भी हमने के देखा कि उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो देखा कि वही के रुधिर कणिका लसलसी और के चिपचिपी हो गई है। अरे रुधिर कणिका लसलसी और के चिपचिपी होती हैं, अर्थात रुधिर समूहन की घटना तो केवल उस स्थिति में होती है जबकि रोगी को अस्वीकार रुधिर दिया जाता है। यहाँ तो हमने उस रोगी को स्वीकार रुधिर दिया है, उस स्थिति में भी यह घटना हो रही है। आखिर क्यों? तो डॉक्टर वैज्ञानिकों का इस ओर ध्यान गया। उन्होंने फिर शोध कार्य किया। शोध कार्य में उन्होंने के पाया सबसे पहले एक मकाका रिसस नामक बंदर में, मकाका रिसस नामक बंदर है ये, मकाका रिसस नामक जो बंदर है, इस बंदर के रुधिर में सबसे पहले देखा गया कि रुधिर में एंटीजन ए और बी के अलावा भी एक और एंटीजन हो सकता है। उस एंटीजन का नाम दिया RH। RH क्यों? क्यों? रिसस, RUHUSUS, रिसस, RH। क्या नाम रख दिया? RH। एंटीजन का नाम रखा गया RH। क्यों रखा? क्योंकि इस एंटीजन की सर्वप्रथम खोज किसमें की गई थी? रिसस नामक बंदर के रुधिर में की गई थी, इसलिए इस एंटीजन का नाम RH एंटीजन रखा गया। क्या होता है RH एंटीजन? अरे रुधिर में एंटीजन ए और बी के अलावा, ए या बी के अलावा एक और एंटीजन हो सकता है, जिसे सर्वप्रथम मकाका रिसस नामक बंदर में खोजा गया। उसे ही RH एंटीजन के नाम से जाना जाता है। यह एंटीजन जिन व्यक्तियों के रुधिर में होता है उन्हें RH पॉजिटिव या RH धनात्मक कहते हैं, और जिनके रुधिर में यह एंटीजन नहीं पाया जाता है उन्हें RH ऋणात्मक कहते हैं। समझ गए? RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का मतलब रुधिर में एंटीजन ए हो, एंटीजन बी हो, नहीं हो, दोनों हो। अरे इसके अलावा, कहने का अर्थ रुधिर में एंटीजन ए और बी के अलावा भी एक और एंटीजन हो सकता है। होता है नहीं कह रहा हूँ मैं, होता है का मतलब फिक्स के शब्दों में होता है। रुधिर में एंटीजन ए और बी के अलावा भी एक और एंटीजन हो सकता है, जिसे सर्वप्रथम मकाका रिसस नामक बंदर में खोजा गया था। इसे ही RH एंटीजन के नाम से जाना जाता है। यह एंटीजन जिन व्यक्तियों के रुधिर में होता है उन्हें RH के धनात्मक, के जिनके रुधिर में नहीं होता उन्हें RH ऋणात्मक कहते हैं। तो इसका मतलब रुधिर वर्ग जो हमने बताया कितने थे? 4 वो रुधिर वर्ग
के 4 न होकर कितने हो गए अब 8। कहने का मतलब रुधिर वर्ग था ए बी और ओ, तो अब ये हो गए ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। इसका मतलब रुधिर वर्ग तो आपका है जो है, इसमें यदि RH क्या RH एंटीजन है तो वो पॉजिटिव कहलाएंगे और नहीं है तो वो नेगेटिव कहलाएंगे। समझ गए बात? तो आपका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बी बी बी, अरे बी 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 बोल तो दी, लेकिन भैया बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? RH एंटीजन हुआ तो पॉजिटिव और RH एंटीजन यदि रुधिर में नहीं हुआ तो नेगेटिव है। बात समझिए कि RH एंटीजन क्या है और RH एंटीजन का क्या योगदान है, कहाँ पर इसे खोजा गया, क्यों इसका नाम RH रखा गया। जब हमने एंटीजन के नाम ए और बी दिए तो डॉक्टर इसका नाम सी भी तो दे सकते थे, नहीं, ये सबसे पहले रिसस नामक बंदर में खोजा गया, इसलिए इस एंटीजन का नाम दिया RH। RH एंटीजन का महत्व को समझें। अब इसका सफल रक्तदान के लिए RH एंटीजन का ज्ञान होना भी ज़रूरी होता है। इसको भी हम उदाहरण से समझें। उससे पहले गर्भ रक्ताणु को रक्ता, गर्भ रक्ताणु को रक्ता, ये क्या है? गर्भ रक्ताणु को रक्ता से क्या होता है, इससे क्या गर्भ रक्ताणु को रक्ता के बारे में जाने, उसके लिए हम देखते हैं कि जब एक स्त्री और के पुरुष का विवाह होता है तो विवाह होने से पूर्व कोई ऐसा नहीं है कि उनके ग्रह नक्षत्र तो मिलाए जाते हैं, कुंडली हमारे हिंदुओं के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार उनके ग्रहों को मिलाया जाता है क्या कितने गुण उनके मिले और उसके बाद उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि शादी होने से पूर्व उन स्त्री और पुरुष के शरीर क्या स्वास्थ्य क्या परीक्षण किया जाता हो कि स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद इनका विवाह कराया जाएगा, या उनके रुधिर वर्गों की जांच की जाती है। नहीं होता ना, नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है ये रोग हो सकता है गर्भस्थ शिशु को। कैसे, अब उस चीज़ को अपन समझ रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई, ये केवल किस समय होता है, जब स्त्री और पुरुष के रुधिर वर्ग चाहे कुछ भी होंगे लेकिन गर्भ में विपरीत RH एंटीजन वाला शिशु होगा। मान लिया, बात को समझ रहे हैं, पहले उदाहरण से माता या स्त्री, माता नहीं बोलकर अभी स्त्री बोला जाए, जो है RH नेगेटिव, पुरुष RH पॉजिटिव, स्त्री RH ऋणात्मक है, पुरुष RH धनात्मक है। यदि दोनों का विवाह होता है, क्या होता है, दोनों का विवाह होता है और माँ के गर्भ में दोनों का विवाह हुआ, गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक है। क्या है, गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक है। तो ऐसी स्थिति में देखो, गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक है, तो ऐसी स्थिति में शिशु और माँ दोनों के रुधिर आपस में मिलते हैं। दोनों के रुधिर के मिलते ही एंटीजेंस एंटीबॉडी परस्पर क्रिया होती है और RH का एंटीबॉडी बनके तैयार हो जाता है। यह एंटीबॉडी प्रथम संतान को कोई हानि नहीं पहुंचाता। विपरीत RH एंटीजन वाले रुधिर मिलते ही RH का एंटीबॉडी बनके तैयार हो जाता है। यह एंटीबॉडी प्रथम संतान को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, यानी प्रथम संतान सामान्य उत्पन्न होती है।
तो प्रथम ये एंटीबॉडी का बनना ही भविष्य के लिए या दूसरी संतानों के लिए दिक्कत दे हो जाता है, क्योंकि वो एंटीबॉडी कहाँ बना है? माँ के गर्भ में हमेशा के लिए बन चुका है। तो ये क्यों बना ये RH का एंटीबॉडी? क्योंकि स्त्री थी RH ऋणात्मक, पुरुष था RH धनात्मक, और ऐसे स्त्री और पुरुष का विवाह होता है और माँ के गर्भ में प्रथम भ्रूण कैसा हो? प्रथम भ्रूण RH धनात्मक हो, तो भ्रूण और माँ दोनों के विपरीत RH एंटीजन होने से रक्त मिलते हैं, और रक्त के मिलने से माँ के गर्भ में RH का एंटीबॉडी बनके तैयार हो जाता है। यह एंटीबॉडी पहली संतान को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, अर्थात पहली संतान सामान्य उत्पन्न होती है, लेकिन प्रथम शिशु सामान्य उत्पन्न होगा, लेकिन द्वितीय भ्रूण, ये था प्रथम, द्वितीय भ्रूण भी RH धनात्मक हो। कैसा हो? द्वितीय भ्रूण भी यदि RH धनात्मक हो तो ऐसी स्थिति में माँ के गर्भ में बना हुआ RH का एंटीबॉडी भ्रूण के RH एंटीजन से क्रिया कर लेता है, क्योंकि पहले कह चुके हैं जो पहली बार में माँ के गर्भ में RH का एंटीबॉडी बना था वो एंटीबॉडी नष्ट नहीं होगा, गर्भ में बना रहेगा। जब द्वितीय भ्रूण माँ के गर्भ में के द्वितीय भ्रूण होगा वह RH धनात्मक होगा, उस स्थिति में यह RH का बना हुआ एंटीबॉडी भ्रूण के RH एंटीजन से क्रिया कर लेता है, जिससे एंटीजन से एंटीबॉडी परस्पर क्रिया होती है, रुधिर कणिकाएँ लसलसी चिपचिपी हो जाती हैं। ऐसा होने से या तो द्वितीय भ्रूण की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, या खून की कमी से, रक्त की कमी से ग्रसित दूसरी संतान उत्पन्न होती है। द्वितीय संतान क्या होती है? उत्पन्न होती है। इसी को नाम दे रहे हैं हम, गर्भ में स्थित भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी या उत्पन्न भी हो गया तो वह खून की कमी से ग्रसित उत्पन्न होता है। इसी का नाम दिया जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ में स्थित कोर यानी भ्रूण